मित्रों, मैं सिद्धांत फिर उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष हमारी कहानी वफादार दोस्त के चौथे और अंतिम भाग को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी वफादार दोस्त के चौथे और अंतिम भाग को। दीवान पुत्र ने उसके गालों पर 2 सफेद उंगलियों तथा एक काली उंगली का निशान देखते ही मालिन से कहा कि रो मत, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि आज तुम्हें 100 मोहरें इनाम मिली हैं। जरा चावलों को हटाकर तो देखो। मालिन ने जैसे ही चावल उड़ेले कि मोहरें बिखर कर कमरे में फैल गई और वह युवकों पर अपना गुस्सा उतारने के बजाय मोहरें उठाकर उनके लिए बढ़िया रसोई बनाने चली गई। एकांत में दीवान पुत्र ने राजकुमार को बताया कि इन तीनों उंगलियों के निशान का मतलब जो मालिन को राजकुमारी ने लगाई थी यह है कि तुम रात को 1 बजे उसके जनाने माल ले जाओ, क्योंकि आज दोपहर तक चांदनी रहेगी। रात होते ही दोनों मित्र एक एकांत निकुंज में जाकर बैठ गए। वहां पर राजकुमार ने पूछा कि अब बताओ कि किस तरह तुम जल्लादों के हाथ से बचे और तुम्हारे पिता किस तरह मेरे पिता के जानी दुश्मन बन गए। दीवान पुत्र ने कहना शुरू किया कि जैसे ही जल्लादों ने मेरे सिर पर खड़क का वार करना चाहा कि मेरे पिता ने पीछे से आकर उन जल्लादों को 20-20 मोहरे देने का वादा इस शर्त पर किया कि मेरी जान बख्श दें। जल्लादों ने इस लोभ में वहीं पर एक जानवर का ज़ब्ह किया और उसका कलेजा आपके पिता के पास पेश कर दिया। पर जैसे ही मेरे पिता मुझे अपने घोड़े पर बैठाकर उस वन से चलने लगे कि भूतों की राजकुमारी ने राक्षसी वेश में प्रकट होकर पहले तो उसने मुझे अपनी मुट्ठी में उठाकर और अपनी बगल में लटका लिया, लेकिन जब मेरे पिताजी को उठाने लगी तो उन्होंने कहा कि ठहरो, तुम्हें अगर मैं अपने स्थान पर इस राज्य को भेंट कर दूं तो क्या तुम मेरी जान बख्श सकती हो। भूतों की राजकुमारी जाने क्या सोचकर तैयार हो गई और उसने पिताजी को जाने की इजाजत दे दी। राजकुमार गहरे सोच में डूब गया। आखिर पूछने लगा कि तुमने उस पूछ कटी गिलहरी से गिरते हुए दूध की सुनहरी बूंदों में किस तरह दर्शन किया। दीवान पुत्र ने बताया कि उस समय प्रेम में सराबोर भूतों की राजकुमारी अपने आप खोई हुई थी। उसे जीवन में पहली बार एक जिंदा युवक मिला था। वह उस बेल की जड़ में मेरे साथ जबरदस्ती प्रेम करना चाहती थी, इसलिए मैंने उसी से जानकर मौका पाते ही तुम्हें इसका भेद बता दिया था। बातों ही बातों में पौन बज गया था। दीवान पुत्र ने राजकुमार की कमर में जहर की पोटली लटका दी और छाती पर राजकुमार के सुहाग कुंजी छिपा दी। फिर उसे काला लिबास पहनाकर जनाने महल की पिछली गुप्त गली तक छोड़ आया। राजकुमारी तीसरी मंजिल की खिड़की पर बैठी हुई उसका इंतजार कर रही थी। उसने नीचे एक कमंद लटका दिया, जिसके सहारे चढ़कर वह सपनों की शहजादी के कमरे में दाखिल हुआ। प्रेम की परीक्षा लेने के लिए शहजादी ने अपनी झोली में से 5 हाथ लंबा एक काला नाग उसकी तरफ डसने के लिए फेंक दिया। राजकुमार यह देखकर भी अपनी जगह पर ही अविचलित खड़ा रहा और उधर नाग ने उस पर जहर उगलने के लिए अपना फन खड़ा कर दिया। राजकुमार नाग को देखते ही समझ गया कि राजकुमारी पूछ रही है कि कहीं तुम मुझसे ऐसा ही प्रेम करने तो नहीं आए हो जैसा कि प्रेम सर्प किया करते हैं। उसने जवाब देने के लिए अपनी छाती खोलकर नाग के आगे कर दी। राजकुमारी ने फन मारने से पहले ही उस सर्प की पूंछ पर अपना पैर रख दिया। उसी क्षण वह सांप गायब हो गया और उसकी जगह एक पुष्प सैया प्रकट हो गई। दोनों सैया पर बैठ चुके थे। राजकुमारी बोली, मेरे देव, यह समय प्रेम करने का नहीं। हमारे यहाँ एक मेहमान आज हवाई सवारी से आए हैं और इस समय वो मेरे पिताजी के पास बैठे हुए एक भयंकर षड्यंत्र रचने में संलग्न है। मैं समझती हूं कि वह आपके राज्य के कोई बड़े राजा अधिकारी हैं और वह राज्य के खिलाफ बगावत करने पर उतारू हैं। राजकुमारी उसे उठाकर उस झरोखे के पास ले गई, जहां दूसरे कमरे में गुप्त तौर पर देख सुन सकते थे। वहां सौंप सा कह रहे थे, देखिए दीवान साहब,
मैं आपकी पूरी मदद करने के लिए तैयार हूं। इस दुनिया भर में सबसे ज्यादा तिलिस्मी ताकत मेरे पास है, पर मेरा भी एक सवाल है। उस राज्य को हड़पने की मेरी जरा सी भी इच्छा नहीं है, क्योंकि मेरे पास अपार संपत्ति पहले से ही है। अब तो मैं इस दुनिया से विदा चाहता हूं कि कोई युवक मेरी बेटी का भार संभाल ले, पर उसके लिए बिल्कुल अनोखी तकदीर वाला युवक चाहिए। सुना है कि आपका बेटा शक्तिशाली और विशाल मस्तिष्क का युवक है। मुझे खुशी होगी अगर आप मुझे उसे दे दें, तो मैं 1-2 सालों तक अपने तिलिस्मी खजानों से उसे जानकारी करा के अपनी बेटी सौंप दूं, पर उसे हमेशा इसी राज्य में रहना पड़ेगा। दीवान ने अपना सिर झुका लिया और कहा कि आपकी किसी भी बात से इनकार करने की शक्ति मुझ में नहीं है। मैंने आज तक तन मन से उस राज्य की सेवा की थी, मगर फिर भी उसने मेरे बुढ़ापे से मेरी एकमात्र संतान को मार देने का हुक्म दिया। इसलिए मैं भी चाहता हूं कि आप उस अपमान का बदला भरपूर लें। यह सुनते ही राजकुमारी भय से इतनी भयभीत हुई कि वह राजकुमार की बाहों में कांपती हुई एक आड़ में छिप गई और उसने तड़प कर कहा, मैं दीवान पुत्र से शादी करने के लिए मजबूर कर दी जाऊं तो भी तुम अपने मित्र से मुंह न मोड़ोगे। राजकुमार ने राजकुमारी के गले से बाएं समेट कर कहा, इतनी अधीर ना हो, तुम्हारे परेशानी का उत्तर तुम इसी समय न लो। हमें इस समय यह कहना है कि दोनों देश आपस में न लड़ें और सारा षड्यंत्र हंसी खुशी से सुलझ जाए। सौंप शहजादी का प्रेम इतना सस्ता है, यह मैं जानने के लिए तैयार नहीं हूं। यह ठीक है कि आप 5 राजकुमारों की छातियों का खून पी चुकी हैं, पर यह जानते हुए भी मैं आपको अपनी आस्तीन का सांप बनाने के लिए यहां नहीं आया, बल्कि आपको अपने हृदय की हृदयेश्वरी के रूप में ग्रहण करने आया हूं। मैं कल फिर आऊंगा। राजकुमार ने इतनी कड़वी बात इसलिए कही कि उसने महसूस किया था कि राजकुमारी चुपके चुपके उसकी छाती पर लगी हुई अपनी सुहाग की कुंजी हथियाने की कोशिश कर रही थी। इतना सुनते ही राजकुमारी ने कहा, कल नहीं, आप अभी आधे घंटे में लौट आए, वरना मैं आपके वियोग में प्राण त्याग दूंगी। आधे घंटे के बाद राजकुमार लौट आया। राजकुमारी ने दोबारा उसका स्वागत किया। दोनों पुष्प सैया पर लेट गए तो राजकुमारी ने पूछा कि दीवान पुत्र से क्या बात हुई। उसने अपने कमरबंद से लटकते हुए एक थैले से एक पत्र निकाला और राजकुमारी के आगे पत्र खोलकर रख दिया। उसमें लिखा था, राजकुमारी, ककड़ी कड़वी इसलिए नहीं हुआ करती कि उसे वह कड़वाहट जमीन से मिली है। इसलिए तुम अपनी प्रपंच विद्या छोड़कर राजकुमार का प्रेम ग्रहण कर लेना। तुम्हारी 5 शर्तें ही तो हैं। किसी राजकुमार से शादी करने के लिए पहली, वह अच्छे भोग शक्ति रखता हो। राजकुमार के पास दुनिया के सबसे जबरदस्त गुर्दे हैं, जिनको उबाल कर पीने से वह शक्ति मनचाही मिल जाती है। दूसरी, दुनिया में सबसे विकट शक्ति उसके पास हो। राजकुमार के पास विष की पोटली है, उससे बड़ी विकट शक्ति और कोई नहीं हुआ करती। तीसरी, उसका एक अत्यंत विश्वस्त मित्र हो, वह मैं हूं। निश्चय रखो कि अपने मित्र को छोड़कर तुमसे किसी कीमत पर शादी न करना चाहूंगा। चौथी, तुम्हारी शर्त यह भी कि कोई तुम्हारे विजित करे। तुम्हारी विजय से बढ़कर भी राजकुमार के पास तुम्हारे सुहाग की कुंजी है। वह तुम्हारी गगनचुंबी विजय पताका है, जिसे कि राजकुमार ने अपने प्राणों की कीमत पर पाया है। पांचवी, तुम्हारी माता की कोख से पुत्र जो उत्पन्न हो वह जीवित रहने लगे। तुम कल सुबह होने से पहले मेरे पिता को वापस भिजवा कर सौंप शाह को कह दो कि दीवान पुत्र किसी भी हालत पर मुझसे शादी करने के लिए तैयार नहीं हो सकता, क्योंकि उसने आजीवन ब्रह्मचर्य धारण करने की प्रतिज्ञा की है। इससे 5वीं शर्त भी पूरी हो जाएगी। उन्हें तो शांतिपूर्वक इस पृथ्वी से विदा लेनी है, और वह तभी संभव हो सकता है जबकि तुम राजकुमार को अपना पति कल प्रथम पहर में चुन लो। पर मेरी भी एक शर्त है। मेरे मित्र को अपना पति चुनने से पहले तुम उसकी पटरानी बनकर रहोगी, मगर राजकुमार को हक होगा कि
अपने महल में छोटी रानी रख सकेगा। दूसरे दिन सवेरे राजकुमारी ने अपने पिता से सारा हल कह सुनाया तो दीवान जी बहुत खुश हुए और उन्होंने खुद ही राजकुमार के पिता की जगह खड़े हो बड़ी धूमधाम से राजकुमार का विवाह राजकुमारी से कराकर चलने की विदा चाही। सौंप शाह ने बहुत सा दान दहेज देकर राजकुमारी को विदा किया। बारात जैसे जैसे राजकुमार के राज्य की सीमा के पास पहुंचती जा रही थी, दसों दिशाओं में खुशी की लहर छाई जा रही थी। दीवान पुत्र की बुद्धि और वफादारी से दोनों मित्र तथा दीवान जी और राजा हंसी खुशी समय बिताने लगे। इसी के साथ हमारी कहानी वफादार दोस्त यहीं समाप्त होती है। मित्रों, इस कहानी को ज़रूर पूरा सुनें और मुझे बताएं कि कहानी कैसी लगी। और अगर मेरी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।